अस्सलाम वालेकुम, मैं कुलसुम सलीम और आज हम डिस्कस करेंगे वायरस। तो वायरस जो है एक रिटन ज़बान का वर्ड है जिसकी मीनिंग होती है पॉइज़न। ये बहुत ही ज़्यादा स्मॉल होते हैं, ठीक है। बहुत ही स्मॉल होता है इनका स्ट्रक्चर, बहुत स्मॉल होते हैं और इनका स्ट्रक्चर जो है बहुत ही सिंपल होता है, ठीक है। बहुत ही प्राइमेटिव लिविंग थिंग है, यानी कि बहुत ही जो इनकी जो एग्जिस्टेंट है ना, बहुत पुराने ज़माने से है, मतलब बहुत ही पुराना ये लिविंग थिंग है, ठीक है। 18 सेंचुरी में बहुत से बायोलॉजिस्ट थे जिन्होंने ये बताया कि ना जो ना डिजीज़ होती हैं, बहुत सी डिजीज़ जो होती है वो तो है ना बैक्टीरिया की वजह से जो है काज होती हैं। लेकिन उनमें से कुछ जो डिजीज़ थी वो उन लोगों को यानी साइंटिस्ट को परेशान कर रही थी कि ना कि ये किस ऑर्गेनिज़म से हो रही हैं। अगर बैक्टीरिया से भी नहीं हो रही ये डिज़ीज़ कॉज, तो फिर ये किस ऑर्गेनिज़म से ये डिज़ीज़ काज हो रही है। जिनमें से एक जो है प्लांट की डिजीज़ टोबैको मोसैक डिजीज़ आ जाती है। ये टोबैको मोसैक डिजीज़ जब इन लोगों ने रिसर्च की तो पता चला कि ये बैक्टीरिया से नहीं हो रही ये डिजीज़। तो फिर ये किससे हो रही है, ये एक ना जो मिस्ट्री थी जो सुलझ नहीं रही थी, ठीक है। तो क्या होता है, 1892 में एक रूशियन बायोलॉजिस्ट था आइवेनो स्काई, उसने बताया कि ये जो डिज़ीज़ हो रही है, अक्कर हो रही है ये जो डिज़ीज़, ये किसी एक बहुत ही छोटा जो है ऑर्गेनिज़म है जो बैक्टीरिया से भी ज़्यादा छोटा है, उसकी वजह से ये टोबैको मोसैक डिज़ीज़ हो रही है। तो उसने इस ऑर्गेनिज़म को नाम दिया वायरस का। लेकिन अभी तक इस वायरस को कोई देख नहीं सकता था, इतना छोटा था ये वायरस। और उस ज़माने में कंपाउंड है ना माइक्रोस्कोप थी, ठीक है, उससे भी नहीं देखा जा सकता था वायरस को। तो फिर क्या हुआ कि इस मिस्ट्री, ये इम्पोर्टेंट जो स्टोरी है, इसको सॉल्व करने के लिए क्या हुआ, 1935 में एक इन्वेंशन हुई माइक्रोस्कोप की, जो इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप थी। तो उसमें ये जानने के लिए कि ये वायरस है क्या और किस तरह से बिहेव करता है, तो एक इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप इजाद हुई, ठीक है। उस इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप में ये जो मिली माइक्रोन से भी छोटा जो कोई ऑर्गेनिज्म होगा वो भी देखा जा सकता था। तो जो वायरस, तो क्या क्या होता है कि एक ना जो साइंटिस्ट था स्टैनले, उसने जो है टोबैको मोसाइक, जिसको आज आज नाम दिया गया है टोबैको मोसाइक का, तो इसने क्या किया, एक प्लांट का जो है लीफ लिया और उसको कुछ केमिकल्स प्रोवाइड करके और उसको क्रिस्टलाइज़ किया। यानी क्रिस्टलाइज़ किसी चीज़ को कहते हैं वो चीज़ जिसे हम फ्रीज़ कर दें, बिल्कुल शुगर की शक्ल जो इख्तियार कर ले। शुगर किस तरह की होती है, शीशे की तरह होती है ना, क्रिस्टल की तरह। तो इस तरह से वो जो है उसने इस वायरस को क्रिस्टलाइज़ किया कुछ केमिकल्स डालने के बाद, ठीक है। तो फिर उसने इसको स्टडी किया तो पता चला, फिर इन लोगों ने इसको नाम दिया टोबैको मोसाइक वायरस का। तो इस तरह से टोबैको मोसाइक वायरस और जितने भी दूसरे जो वायरस हैं वो डिस्कवर हुए थे इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप की मदद से ही, ठीक है। अब आ जाता है स्ट्रक्चर के, ये जो है बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर कैसा होता है, करेक्टरिस्टिक्स क्या है बैक्टीरिया की। तो बैक्टीरिया जो होता है नॉन सेलुलर होता है, ठीक है। ऑब्लिगेट पैरासाइट, यानी कि कम्प्लीटली डिपेंड करता है अपने होस्ट के सेल पे, ठीक है। उसका जो स्ट्रक्चर अगर देखें तो प्रोटीन का कोट होता है, उस प्रोटीन कोट के अंदर न्यूक्लिक एसिड होता है, यानी अंदर न्यूक्लिक एसिड है और उस न्यूक्लिक एसिड को कवर्ड किया हुआ है प्रोटीन कोट ने, ठीक है। अच्छा, एक करेक्टरिस्टिक वायरस की ये है कि वायरस ना जिंदा रह सकता है लिविंग सेल से बाहर और ना ही रिप्रोड्यूस कर सकता है। यानी अगर वायरस किसी होस्ट के अंदर नहीं है, यानी लिविंग सेल के अंदर नहीं है और बाहर पड़ा हुआ है, तो वो ज़िंदा नहीं रह सकता, ठीक है, और ना ही रिप्रोड्यूस कर सकता है। क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि वायरस में ये एबिलिटी ही नहीं होती, लैक द एबिलिटी होती है, यानी कि उनमें एबिलिटी नहीं होती है अपने आप से प्रोड्यूस करने की या ज़िंदा या सरवाइव करने की।
तो जो साइज़ होता है वायरस का जो साइज़ होता है वो 20 नैनोमीटर से लेके 250 नैनोमीटर तक होता है, ठीक है। ये सब माइक्रोस्कोपिक होते हैं, यानी कि एक तो माइक्रोस्कोपिक होता है यानी कि छोटा ऑर्गेनिज्म, और एक होता है सब माइक्रोस्कोपिक यानी कि छोटे से भी ज़्यादा छोटा है ना जो ऑर्गेनिज्म होता है, ठीक है। वायरस के अंदर ना सेक्चुअल रिप्रोडक्शन पाई जाती है और ना ही एसेक्चुअल रिप्रोडक्शन पाई जाती है, लेकिन ये रिप्रोड्यूस करते हैं। और वो कैसे करते हैं, वो अमल कहलाता है रेप्लिकेशन का अमल। रेप्लिकेशन वो अमल होता है जिसके ज़रिए जो है वायरस अपने नंबर को इंक्रीज़ कर रहा होता है, ठीक है। जो वायरस होता है, सिंपल वायरस जो होता है, अपने होस्ट के एंजाइम्स को यूज़ करके जो सिंथेसाइज करवाता है प्रोटीन और अपने ही जैसे जीन्स प्रोड्यूस करवाता है। यानी वायरस अपने ही जैसे प्रोटीन और जीन्स प्रोड्यूस करवाता है, किससे? अपने होस्ट के सेल से, क्योंकि वो होस्ट के एंजाइम्स को यूज़ करता है वायरस, ठीक है। वो जो मोर कॉम्प्लेक्स वायरस होता है उसमें तकरीबन 200 जीन्स मौजूद होते हैं, और उसमें भी एबिलिटी होती है कि वो जिस होस्ट पे अटैक करेगा, जिसके अंदर रहेगा वायरस, उस होस्ट के एंजाइम्स को यूज़ करके उससे प्रोटीन बनाएगा और क्या बोलते हैं अपने जो है न्यूक्लिक एसिड या जीन्स वगैरह बनवाएगा, उसमें ये कैपेबिलिटी होती है। वायरस जो होता है वो वायरोलेंट होता है, यानी बीमारी फैलाने वाले होते हैं, ठीक है। डिस्ट्रॉइंग द सेल, यानी कि जिस सेल के अंदर रहते हैं उसी सेल को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। ये एक तो ये तरीका है, यानी जिस सेल में रहें उसी सेल को डिस्ट्रॉय कर दें। या फिर एक दूसरा तरीका ये है कि जिस सेल में रहें उसी सेल के जो है जीन्स का हिस्सा बन जाएं, उस सेल के या जिनम्स के हिस्सा बन के उसी सेल में रहें जिंदा एक लंबे टाइम तक। यानी दो इसके पर्सपेक्टिव है, या तो उस सेल को डिस्ट्रॉय कर दें या फिर उस सेल का हिस्सा बन के उसमें रहें लंबे पीरियड तक। अगर इसका स्ट्रक्चर देखें तो ये जो है स्मॉल रॉड शेप होते हैं, सही है। टैडपोल्स होते हैं, पॉलीहेड्रल्स भी जो पाए जाते हैं, ठीक है। इनकी शक्ल ऐसी भी होती है, और स्फीयर्स भी होता है, लिटिल स्फीयर्स भी होते हैं इनकी जो है ना शक्ल में, इसमें लिटिल स्फीयर भी शक्ल में पाए जाते हैं। वायरस कंसिस्ट होता है न्यूक्लिक एसिड, सही है। एक न्यूक्लिक एसिड होता है, यानी अंदर न्यूक्लिक एसिड है, वो कवर हुआ हुआ है कैप्सिड से, और जो कैप्सिड है वो कवर हुआ हुआ है इनवेलप से, और फिर नीचे जो है उसकी टैल होती है, ठीक है। जैसे कि ये देखें स्ट्रक्चर है, ये प्रोटीन का कोट है, सही है। इस प्रोटीन कोट को कहते हैं कैप्सिड, इसके अंदर न्यूक्लिक एसिड है और ये हिस्सा कहलाएगा हेड, और नीचे जो जितना भी हिस्सा है वो कहलाता है टेल, सही है। तो क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि वो जो अच्छा टेल हो गए। द न्यूक्लिक एसिड जो कंसिस्ट होता है सिंगल या फिर बहुत सारे मॉलिक्यूल्स ऑफ डीएनए और आरएनए के, यानी आरएनए का या तो सिंगल लेना मॉलिक्यूल होगा या फिर बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे। अच्छा, डीएनए और आरएनए ये मौजूद तो होते हैं, एक वक्त में एक वायरस के अंदर या तो डीएनए हो सकता है या फिर आरएनए हो सकता है। ये दोनों डीएनए और आरएनए एक साथ नहीं हो सकते, ठीक है। अच्छा, डीएनए जो होता है सिंगल स्ट्रैंडेड भी होता है और डबल स्ट्रैंडेड भी होता है, इस बुनियाद पे भी इनकी क्लासिफिकेशन होती है, ठीक है ना। ये हम आगे देख लेंगे। जो प्रोटीन कोट होता है जिसको हम कैप्सिड भी कहते हैं, ठीक है। ये बहुत सारे इसके छोटे छोटे से यूनिट्स होते हैं जो कैप्सोमेयर कहलाता है, ठीक है। किसी भी वायरस का जो कैप्सोमेयर का नंबर होता है वो एक पर्टिकुलर करेक्टरिस्टिक्स होती है वायरस की। कुछ वायरस के अंदर जो है एक एसेसरी जो है इन्वेलप होता है जो वायरल इन्वेलप कहलाता है, और ये जो वायरल इन्वेलप से ये मदद करता है वायरस को अपने होस्ट से चिपकने में, ये समझ लें, सही है। इन्फेक्ट करता है ना जब वायरस अपने होस्ट को, तो उसको अपने होस्ट से चिपकने में मदद देता है, ठीक है। इन्फेक्ट करने में मदद देता है। ये एक मेम्ब्रेन सी होती है वायरल्स की, जो इन्वेलप होती है ना, मेम्ब्रेन सी होती है, ठीक है। अच्छा, कुछ बैक्टीरिया जो कुछ वायरस होते हैं
वायरल बैक्टीरियल वायरस होते हैं, जिसे बैक्टीरियोफेज भी कहा जाता है। ये बहुत कॉम्प्लेक्स वायरस होते हैं जो बैक्टीरियोफेज होते हैं, बहुत कॉम्प्लेक्स वायरस होते हैं, ठीक है, जो बने हुए होते हैं तकरीबन 5 प्रोटीन से बने हुए होते हैं, ठीक है, 5 प्रोटीन से बने हुए होते हैं ये बैक्टीरियोफेजिस के जो वायरस होते हैं, ठीक है। और ये जो प्रोटीन होते हैं ये क्या बनाते हैं, उसकी हेड, टेल, कोर मॉलिक्यूल्स जो होते हैं उसके, कैप्सिड के, उसकी टेल, ये भी बनते हैं प्रोटीन के ज़रिए से ना। वायरस के टेल बन जाता है, हेड बनता है, टेल बनता है, कोर वो कैप्सिड बनता है, ये बन जाते हैं चीज़ें प्रोटीन से, ठीक है। और जो कोर होता है डीएनए का, वो कैप्सिड के अंदर ये लिखा हुआ है, अ लॉन्ग डीएनए मॉलिक्यूल इज कॉइल्ड विद इन द हेड, यानी हेड के अंदर डीएनए का बड़ा लंबा सा मॉलिक्यूल्स बहुत ज़्यादा मौजूद होता है उसके हेड के अंदर, ठीक है। जो वायरस कितने किस्म के होते हैं, प्लांट वायरस होता है, यानी कि ये सिर्फ प्लांट को ही इन्फेक्ट करेगा। एनिमल वायरस होता है, यानी कि ये सिर्फ एनिमल्स को ही इन्फेक्ट करेगा, ठीक है। बैक्टीरियोफेज वायरस होता है, यानी कि ये वायरस सिर्फ बैक्टीरिया को ही इन्फेक्ट करेगा। अच्छा, हर बीमारी का एक स्पेसिफिक जो है वायरस होता है, और हर जो होस्ट होता है ना, स्पेसिफिक होस्ट के लिए स्पेसिफिक वायरस होता है। ये नहीं होगा कि एक वायरस है ना प्लांट को भी इन्फेक्ट करे, ह्यूमन को भी इन्फेक्ट करे, ऐसा नहीं होगा। अगर प्लांट का वायरस है तो प्लांट को ही इन्फेक्ट करेगा, ह्यूमन का वायरस है तो ह्यूमन को ही इन्फेक्ट करेगा, ठीक है। वायरसेस जो होते हैं वो लिविंग भी कहलाते हैं और नॉन लिविंग भी कहलाते हैं। अच्छा, ये लिविंग इसलिए कंसिडर किए जाते हैं क्योंकि इनके अंदर डीएनए होता है ना, और उसके ऊपर प्रोटीन की कोट होती है, और किसी तरह से ये एक तरह से जैसे जानदार होते हैं ना, बिल्कुल इसी तरह से रिसेंबल होता है उनके क्रोमोसोम की तरह, तो इसलिए इनको लिविंग कहा जाता है। इसके अलावा वायरस में ये एबिलिटी भी होती है कि वो रिप्रोड्यूस कर सके, यानी रेप्लिकेशन के अमल के ज़रिए वो रिप्रोड्यूस कर सके, अपना नंबर इंक्रीज़ कर सके, इसलिए भी उसे है ना लिविंग कहा जाता है वायरस को। अच्छा, वायरस में म्यूटेशन भी पाई जाती है, इसलिए भी उसको लिविंग कहा जाता है। वायरस में जेनेटिक रिकॉम्बिनेशंस भी देखी गई है, इसलिए भी इसको लिविंग कहा जाता है। अच्छा, नॉन लिविंग इसे क्यों कहा जाता है वायरस को, तो वो वजह इसकी ये है कि वायरस नॉन सेलुलर होता है, यानी उसके पास सेल ही नहीं होता, वो पार्टिकल होता है, सेल नहीं होता, इसलिए वायरस को नॉन लिविंग कहा जाता है। इसके अलावा अगर हम कुछ केमिकल्स यूज़ करते हैं तो हम वायरस को क्रिस्टलाइज कर सकते हैं, क्रिस्टलाइजेशंस का अमल परफॉर्म किया जा सकता है वायरस के साथ कुछ केमिकल्स को इस्तेमाल करके, तो इसलिए इसको नॉन लिविंग कहा जाता है। इसके अलावा ये जो वायरस होता है कम्प्लीटली इनएक्टिव होता है अगर वो होस्ट सेल से बाहर हो, तो ये भी वजह है कि वायरस को नॉन लिविंग कहा जाता है। तो आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।